हेलो दोस्तों, आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब आप हजारों लोगों से आगे निकलने को तैयार हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 12 महीने हो, 1 साल का वक्त और आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप वही पुराने बहाने दोहराएंगे? मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कनेक्शन नहीं है, या फिर आप एक ऐसा प्लान अपनाएंगे जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाए? याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क यही है, रिस्क न लेना। और अगर आज आप कदम नहीं उठाते तो आने वाले 12 महीने भी वैसे ही बीतेंगे जैसे पिछले बीतते आ रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफ़र सिर्फ किताब की समरी नहीं, बल्कि आपके लिए रोड मैप है। कन्फ्यूजन से क्लैरिटी तक, स्ट्रगल से मिलियनियर डॉलर सक्सेस तक। चैप्टर फर्स्ट, द एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। क्या करोड़ों का बिजनेस बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ पैसा है, या एक ऐसी सोच जो आपको हार मानने ही ना दे? सोचिए, इतिहास के कितने एंटरप्रेन्योर शून्य से शुरू हुए थे। उनके पास न बड़ी पूंजी थी, न बड़े रिश्तेदार, फिर भी उन्होंने बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। उनके पास बस एक चीज़ थी, माइंडसेट। लेकिन ज़्यादातर लोग वहीं अटक जाते हैं जहाँ डर शुरू होता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? तो मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, लोग हंसेंगे। यानी रिसोर्सेज की कमी नहीं, माइंडसेट की कमजोरी असली रुकावट है। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब इंसान ये समझ लेता है, अगर मुझे अगले 12 महीनों में खुद को बदलना है तो मुझे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए, आप 1 साल बाद अपनी पहली बड़ी कमाई का चेक पकड़ रहे हैं। आपका परिवार गर्व से मुस्कुरा रहा है और आपके दिल से आवाज आ रही है, यस आई डिड इट। सीख यही है कि मिलियनियर डॉलर बिजनेस शुरू करने से पहले मिलियनियर डॉलर माइंडसेट बनाना होगा। वो बहुत ज़रूरी है। रिसर्च बताती है कि हमारा दिमाग उसी चीज़ को नोटिस करता है जिस पर हम विश्वास करते हैं। इसे कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अगर आप बिलीव करते हैं कि सक्सेस है, तो दिमाग अपने आप सॉल्यूशन ढूंढने लगेगा। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती है, आप मिरर के सामने खड़े हैं, अपनी आंखों में चमक देखकर कहते हैं, आज मैं जीतूंगा। एक साधारण एम्प्लॉय ने ठान लिया कि उसे 1 साल में अपना बिजनेस शुरू करना है। शुरुआत में लोग हंसे, मुश्किलें आई, लेकिन उसने रोज छोटे छोटे स्टेप लिए। उसके विश्वास ने ही उसे टिकाए रखा। आज रात सोने से पहले लिखें, अगर मैं डर को किनारे रख दूं तो मैं अगले 12 महीनों में ये हासिल कर सकता हूँ। थॉमस एडिसन ने 1000 बार बल्ब बनाने में फेल होने के बाद भी जीत हासिल करी। उन्हें जीत दिलाई उनके माइंडसेट ने। एलन मस्क को 3 बार रॉकेट लॉन्चिंग में फेलियर का सामना करना पड़ा, लेकिन आज स्पेस एक्स दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी है। एलन मस्क को जीत दिलाई उनके माइंडसेट ने, उनका अपने पर विश्वास ने। लेकिन सिर्फ माइंडसेट ही काफ़ी नहीं, आपको सही प्रोडक्ट भी चुनना होगा। अगले चैप्टर में जानेंगे इसके बारे में। चैप्टर 2, फाइंडिंग द परफेक्ट प्रोडक्ट। क्या होगा अगर आपकी पूरी मेहनत एक गलत आइडिया पर लगा जाए? एक सही प्रोडक्ट चुनना आपके 12 महीनों का रास्ता और उसमें फंसना दोनों तय करता है। लोग अक्सर कहते हैं, बस एक अच्छा आइडिया चाहिए, पर क्या अच्छा आइडिया असल में क्या होता है? यहाँ सिर्फ ओरिजिनलिटी नहीं, बल्कि मार्केट फिट और विलिंगनेस टू पे मायने रखते हैं। सही प्रोडक्ट वो है जो लोग चाहते हैं और उसके लिए पैसे भी देने को तैयार है। कई लोग अपनी निश खोजते हैं, पर 2 मुख्य गलतियाँ करते हैं। पहली गलती, ट्रेंड चेंजिंग, सिर्फ फैशन वाले आइडिया पर कूद जाना। सेकंड, ओवर
रोमांटिसाइजिंग, अपना शौक ही बाजार समझ लेना, जो आपको पसंद है उसे ही बाजार मान लेना। इनसे न तो सस्टेनेबल रेवेन्यू बनता है और न ही ग्रोथ। जबकि प्रोडक्ट चुनने का असली तरीका ये 3 पॉइंट है। फर्स्ट, ऐसी समस्या को देखना जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हो। सेकंड, मार्केट साइज, ये देखना कि उस प्रॉब्लम से कितने लोग परेशान हो रहे हैं, या यूँ कहें कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए कोई प्रोडक्ट लाएं तो कितने लोग पे कर देंगे। इस तरह मार्केट का साइज पता करें। थर्ड, डिफरेंशिएशन, आप यूनिक तरीके से लोगों की उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे और उन्हें वो प्रोडक्ट कैसे देंगे। जब ये तीनों चीज़ें मिलते हैं तभी वो प्रोडक्ट स्केलेबल बनता है। कल्पना कीजिए, आपने कोई स्मॉल लॉन्च किया, पहले सप्ताह में कुछ ऑर्डर्स आते हैं, आपको फीडबैक मिलता है और आप समझते हैं कि लोग सच में उस समस्या से परेशान हैं। ये खुशी एक वैलिडेशन की तरह होती है, जैसे किसी दरवाजे पर खटखटाने पर लोग दरवाज़ा खोल दें। असल में प्रोडक्ट चुनना इंट्यूशन से थोड़ा आगे है। ये रिसर्च, टेस्टिंग और अर्ली कस्टमर से वैलिडेशन का खेल है। एक सफल प्रोडक्ट का मतलब है एक ऐसी चीज़ जो लोगों की रोज की किसी असुविधा को स्पष्ट रूप से हल करे और जिसके लिए वे पैसा देने को तैयार हो। केवल पसंद या आपको उस प्रोडक्ट का शौक है या आप उस काम को करना चाहते हैं, ये होना पर्याप्त नहीं है। प्रोडक्ट चुनाव के टाइम आप PVM फ्रेमवर्क का यूज कर सकते हैं। P का मतलब प्रॉब्लम, समस्या की गहराई कितनी है या समस्या कितनी बड़ी है। V मतलब वैल्यू, कि जो प्रोडक्ट हम ग्राहक को देने वाले हैं वो ग्राहक की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करेगा। M का मतलब मार्केट, उस प्रोडक्ट का मार्केट साइज कितना बड़ा है, या यूँ कहें उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले ग्राहक कितने हैं। सूची बनाइए, अपने आसपास के 20 लोगों से पूछिए उनकी सबसे बड़ी डेली फ्रस्ट्रेशन क्या है। एक लाइन में जवाब मिलना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम को सुनने के बाद टॉप 3 समस्याओं को चुनिए। अब इन टॉप 3 प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों से पूछिए, क्या आप इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए 500 या 1000 रुपये खर्च करने को तैयार हैं। उसके बाद एक सिंपल मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार करें, जिसे किसी सस्ती लैंडिंग पेज या गूगल फॉर्म से प्री ऑर्डर या इंटरेस्ट को गेज करें। इससे आपको प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर के रिव्यू मिल जाएंगे। हाँ, मार्केट रिसर्च करते समय लगता है जैसे आप चट्टान खोद रहे हो, धीरे धीरे असली मोती दिखते हैं। जब पहला कस्टमर हाँ करता है तो ऐसा लगता है जैसे किसी सूखे पेड़ पर अचानक हरी पत्तियां निकल आई। एक कॉलेज स्टूडेंट ने देखा कि कमरे में स्टडी लैंप केबल हर बार उलझ जाते हैं। उसने सिंपल केबल ऑर्गेनाइजर बनाकर 50 लोगों को बेचा, क्योंकि उसने छोटी रोज की परेशानी को पहचाना और हल कर दिया। अगले 48 घंटों में 5 लोगों से पूछिए उनकी रोज की एक ऐसी छोटी सी परेशानी बताइए जो वे हर हफ्ते फेस करते हैं, और पूछिए क्या वे इसका हल खरीदने के लिए पैसे देंगे, और उसे रिकॉर्ड करते जाइए। आपकी फिटनेस की निश है। लोगों को जिम के लिए समय नहीं मिलता। एक 15 मिनट का शॉर्ट तैयार करना, जिसमें होम वर्कआउट प्रोग्राम तैयार करना कि वर्कआउट कैसे करना है, उसके बेनिफिट्स, इन सब के बारे में बताना। मेजरेबल रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं, लोगों को उसके परिणाम दिखेंगे, तो वो आपका चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपका पे कोर्स भी खरीद सकते हैं। अब जब प्रोडक्ट वैलिडेट हो गया है, अगला कदम है उसे एक ब्रांड में बदलना, और वो अब जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, बिल्डिंग अ ब्रांड। क्या आपकी बिक्री सिर्फ सही प्रोडक्ट की वजह से बढ़ रही है, या उसके पीछे एक ऐसी कहानी है जो लोग याद रखते हैं? एक मजबूत ब्रांड वही है जो ग्राहकों के दिल में जगह बना दे और फिर वे बार बार लौट कर आए। सोचिए,
एक ही कैटेगरी में दो प्रोडक्ट हैं, एक सस्ता एक महंगा। अक्सर महंगा क्यों बिकता है? सिर्फ कीमत नहीं बल्कि परसेप्शन और ट्रस्ट बिकते हैं। ब्रांड वही बनता है जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं देता बल्कि एक अनुभव और एक भरोसा देता है। कई एंटरप्रेन्योर्स के पास अच्छा प्रोडक्ट होता है पर ब्रांडिंग कमजोर होती है। इनकंसिस्टेंट, उलझी हुई मिसेजिंग या बस खाली प्रोमिसेज। इससे ऑडियंस कंफ्यूज होती है और ट्रस्ट बनना मुश्किल हो जाता है। एक सामान्य गलती होती है कि ब्रांड को सिर्फ लोगो समझ लेना, जबकि ब्रांड का असली काम हर टच पॉइंट पर भरोसा बनाना है। ब्रांड बनाना 3 आधारों पर टिकता है। फर्स्ट, कोर वैल्यूज, आप किस बार पर अड़ी है। सेकंड, कंसिस्टेंट मैसेजिंग, हर जगह वही क्वालिटी का होना। थर्ड, विजुअल एंड एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट की वही क्वालिटी, वही रंग, वही पैकेजिंग, वही सर्विस, सब मिलाकर एक पहचान बनाते हैं। जब ये तीनों साफ हो तो ब्रांड पर लोगों का भरोसा बनता है और वर्ड ऑफ माउथ शुरू होता है। लोग खुद से आपकी मार्केटिंग करने लगते हैं। कल्पना कीजिए, कोई कस्टमर आपके पैकेज खोलता है। पैकेजिंग इतनी सूक्ष्म और थॉटफुल कि वो छोटा सा वाओ कहता है। यही छोटी छोटी चीजें रिपीट बायर्स और लॉयल फैंस बनाती है और यही इमोशन सेल्स में बदलती है। ब्रांडिंग सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, ये भरोसा, याददाश्त और अनुभव बनाना है। एक मजबूत ब्रांड प्राइसिंग पावर और कस्टमर की लॉयल्टी देता है जो ग्रोथ को सस्टेन करता है। ब्रांड की मैसेजिंग को सुनना चाहिए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये इस तरह से सुना जाना चाहिए जैसे एक भरोसेमंद दोस्त की सलाह सुनी जाती है, धीमा, स्पष्ट और आरामदेह। पैकेजिंग खोलने पर हल्का साफ पेपर की खुशबू और ध्यान से रखी हुई सामग्री का ठोस टेक्सचर, छोटे छोटे टेक्सटाइल संकेत जो याद बनाते हैं। कस्टमर इस चीज को भूल नहीं पाता। एक लोकल कैफे ने प्रीमियम बिस्किट पर एक छोटी कहानी छापी, हमारे बिस्किट माँ की रेसिपी से, और कस्टमर ने उसे फैमिली और नॉस्टैल्जिया से जोड़कर प्यार किया। उसी कहानी ने कैफे की पहचान बदल दी और लोग वर्क मीटिंग्स के लिए वापस आने लगे। आज 30 मिनट में अपनी ब्रांड की 3 कोर वैल्यू लिखिए और उनसे जुड़ा एक शॉर्ट स्टोरी 1 से 2 लाइन का बनाइए और इसे अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड करें। जैसे कैफे ने बिस्किट पर एक छोटी कहानी छापी थी, एक क्लॉथ ब्रांड ने सस्टेनेबिलिटी को कोर वैल्यू बनाया। हर टेक पर छोटे छोटे रिसाइकलिंग टिप्स लिखे। इसके कारण एनवायरनमेंट से प्यार करने वाले लोग जुड़े और जिससे वर्ड ऑफ माउथ बढ़ा। अब वही लोग आपकी मार्केटिंग करने लगे। अब जब ब्रांड बन चुका है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करके उस ब्रांड को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। चैप्टर 4, लॉन्च स्ट्रेटजी। आपके पास एक वैलिडेटेड प्रोडक्ट है। क्या आप जानते हैं कि पहला लॉन्च ही अक्सर आपकी ज़िंदगी बदल देता है। एक गलत लॉन्च धीमी शुरुआत देता है, वहीं एक सही लॉन्च मोमेंटम जो महीनों का काम एक हफ्ते में कर दे सकता है। लॉन्च सिर्फ कोई तारीख नहीं है, ये एक संगठित खेल है जिसमें आप कस्टमर की उम्मीद, उनकी प्राथमिकताएं और उनका समय, इन सबको एक साथ अलाइन करते हैं। क्या आपका लॉन्च लोगों के दिल में छुपी जरूरत को जगाएगा या सिर्फ शोर भर देगा? अक्सर लोग बस प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं और अचानक चलो लॉन्च कर देते हैं कहते हैं, पर यही प्रमुख गलतियां होती है। फर्स्ट, नो प्री लॉन्च। मेन लॉन्चिंग से पहले एक प्री लॉन्च होना चाहिए क्योंकि लोग नहीं जानते कि आप आ रहे हैं। सेकंड, वीक ऑफर। लॉन्च के टाइम अच्छे ऑफर नहीं होंगे तो लोग आपके प्रोडक्ट से जुड़ नहीं पाएंगे या जुड़ेंगे नहीं। थर्ड, फनल मिसिंग। लॉन्चिंग के टाइम
ट्रैफिक तो आया पर लोग कस्टमर में कन्वर्ट नहीं हुए। इनसे इंटरनल ट्रैक्शन मिस होता है और मोमेंटम खत्म हो जाता है। एक सफल लॉन्च का तरीका सिंपल है। फर्स्ट, प्री लॉन्च फेज, कस्टमर्स को तैयार करना। सेकंड, लॉन्च इवेंट, तेज, आकर्षक और वैल्यू ड्रिवन ऑफर देना। थर्ड, पोस्ट लॉन्च फनल, नर्चर करना और रिटेंशन बनाना। जब आप तीनों पर ध्यान देते हैं तो पहला सप्ताह आपको सस्टेनेबल सेल्स और फीडबैक देता है, जो अगले कदम आसान बनाता है। कल्पना कीजिए, आपने प्री लॉन्च में छोटे छोटे टीचर्स भेजे, लोग एक्साइटेड हुए। लॉन्च पर वेबसाइट पर ट्रैफिक आ गया और पहला दिन ऑर्डर्स की आवाज़ आई। ऐसा लगता है जैसे सारे छोटे छोटे काम एक साथ बड़ा धमाका कर रहे हो। लॉन्च एक शो है, पर ये केवल दिखावा नहीं, ये स्ट्रेटजी, सीक्वेंसिंग और कस्टमर जर्नी का संयोजन है। सही प्लान और एक्सिक्यूशन से आप पहला मोमेंटम बनाए रख सकते और स्केलिंग की नींव रख सकते हैं। लॉन्च का असली लक्ष्य सिर्फ सेल्स नहीं है, ये मोमेंटम, फीडबैक और लर्निंग पैदा करना है। एक इंटेलिजेंट लॉन्च छोटा सा एक्सपेरिमेंट नहीं, ये स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ मशीन बन सकता है। लॉन्च के दिन वेबसाइट पर ट्रैफिक की बिप बिप जैसी एक्टिविटी सुनाई दे, नोटिफिकेशन की आवाज़ें जैसे छोटे छोटे उत्सव हो। एक छोटे शहर का आर्टिसन जिसने हैंडमेड शॉप्स बनाए, उसने पहले 2 हफ्ते इंस्टाग्राम पर छोटे छोटे वीडियोस और स्टोरीज डाली। प्री लॉन्च के बाद उसने लिमिटेड बंडल पेश किया और पहले ही दिन ऑर्डर्स आने लगे, क्योंकि लोग पहले से जानते थे कि ये आ रहा है और क्यों खास है, क्योंकि उसने उसके बारे में प्री लॉन्च में बता दिया था। जैसे एप्पल हमेशा इवेंट्स और प्री एडवर्टाइजिंग से इंटरनेशनली कंट्रोल करता है ताकि कस्टमर में जिज्ञासा बनी रहे। प्री लॉन्च में वे छोटे छोटे क्लिप्स, मोबाइल क्वालिटीज़, इनके बारे में बता देते हैं और जिज्ञासा को बढ़ा देते हैं। और लॉन्चिंग के दिन वे वर्ल्ड वाइड लाइव इवेंट रखते हैं जिसे हर जगह स्ट्रीम किया जाता है। उस इवेंट में इन्फ्लुएंसर, जर्नलिस्ट, टेक रिव्यूअर्स को इनवाइट किया जाता है जो इंस्टेंट खरीदारों को जनरेट करते हैं। पोस्ट लॉन्च के दिन या पोस्ट लॉन्च में वे लिमिटेड स्टॉक स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं, सीमित स्टॉक दिखाना ताकि अर्जेंसी बनी रहे। प्री ऑर्डर्स ओपन करके पहले हफ्ते ही लाखों यूनिट बेच देते हैं। अब जब आप लॉन्च कर देते हैं, अगला सवाल है इस मोमेंटम को कैसे टिकाएं और सटीक सिस्टम से बढ़ाएं। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 5, स्केलिंग अप। क्या आप तैयार हैं उस पल के लिए जब ऑर्डर्स बढ़े, कस्टमर्स बढ़े और आप खुद सब कुछ संभाल न पाए? स्केलिंग सही तरीके से हो तो ग्रोथ का सचमुच गुना हो जाता है। गलत तरीके से हो तो वही ग्रोथ प्रॉब्लम और स्ट्रेस बढ़ा देता है। ग्रोथ का मजा तब आता है जब आप अपने काम को रिप्लिकेट कर सकें, यानी वही रिजल्ट किसी और टीम में भी दोहरा सकें। पर कैसे? क्या सिस्टम बनेंगे या आप रोज की आग बुझाते रहेंगे? स्केलिंग का खेल प्रोसेस, पीपल और टेक्नोलॉजी का सही मेल है। बहुत से फाउंडर्स ग्रोथ आते ही उलझ जाते हैं, ऑर्डर्स बढ़ते हैं पर फुलफिलमेंट गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण कस्टमर के कंप्लेंट्स बढ़ते हैं। आपने जो काम रोज किया था वही अब आपको रोक रहा है क्योंकि टाइम नहीं बचता। इन समस्याओं का कारण अक्सर डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस और गलत हायरिंग होते हैं। स्केलिंग की पहली जीत आती है जब आप रिपीटेबल सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट, डॉक्यूमेंट एवरी कोर प्रोसेस। सेकेंड, ऑटोमेशन। जहां रिपीटेटिव टास्क हो उन्हें ऑटोमेशन में डालें, जैसे
ईमेल का सीक्वेंस करना, ऑर्डर की प्रोसेसिंग करना। हायर फॉर रोल्स, न सिर्फ लोगों को अपनी कंपनी या टीम में लाना, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी काबिलियत के हिसाब से रेस्पॉन्सिबिलिटी देना। 4. क्रिएट फीडबैक लूप्स, जब आप ये सिस्टम बना लें तो अपनी टॉप टीम से अपने कस्टमर के रिव्यू के बारे में जानें कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लेकर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब आप ये काम कर लेते हैं, आप एक बेहतर स्ट्रक्चर बना लेते हैं और स्केलिंग सस्टेनेबल हो जाती है, क्योंकि अब आपको हर छोटे छोटे काम में उलझना नहीं पड़ता। आपका टाइम, एनर्जी और एफर्ट्स सही जगह लगने लगते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, सेल्स का डैशबोर्ड देख रहे हैं, नंबर बढ़ रहे हैं और आपकी टीम ऑटो पायलट की तरह काम कर रही है। कोई अर्जेंसी नहीं है, बस स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने का स्पेस मिल रहा है। आप अपनी कंपनी के बारे में और विस्तार से सोच सकते हैं। ये खुशी और राहत दोनों देती है। स्केलिंग तब होता है जब ग्रोथ आपको ओवरवेल्म न करे, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करें। और वो सिर्फ आता है सिस्टम बनाने, पीपल्स को हायर करने, उनका मेजरमेंट करने या उन्हें स्ट्रक्चर्ड करने में, और उससे जो मिलता है वो है सस्टेनेबल स्केल। ग्रोथ अकेला नंबर नहीं है, ये एक सिस्टम लेवल बदलाव है। एक व्यक्ति पर निर्भर मॉडल अस्थिर होता है, लेकिन सिस्टम पर आधारित मॉडल स्थिर और स्केलेबल दोनों होता है। प्रोसेस बनाते समय लगता है जैसे कोई पुराना खजाना ढूंढ लिया हो। हर स्टेप को लिखते ही क्लैरिटी की खुशबू आती है। जब ऑटोमेशन सही चलता है तो नोटिफिकेशन की हल्की टिक टिक की आवाज़ सुनकर मन को सुकून मिलता है, जैसे मशीन सही ढंग से चली जा रही है। एक छोटे गारमेंट मैन्युफैक्चरर ने देखा कि ऑर्डर्स बढ़ते ही सिलाई में गड़बड़ियां आने लगती है। उसने सिस्टम बनाकर क्वालिटी चेक पॉइंट डाले और एक जूनियर सुपरवाइजर को नियुक्त किया। कुछ ही हफ्तों में डिफेक्ट्स कम हो गए और डिलीवरी टाइम सुधर गया। अगले 72 घंटों में अपने बिजनेस की एक कोर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप 8 से 12 पॉइंट्स में लिखिए और हर स्टेप के लिए एक ओनर को नियुक्त कीजिए। अगर आप अकेले हैं तो फ्यूचर के लिए छोड़ सकते। जैसे एक ई कॉमर्स बिजनेस में ऑर्डर कंफर्मेशन और शिपिंग अपडेट्स के लिए ईमेल और एसएमएस के जरिए कस्टमर्स की क्वेरीज को 40% तक कम किया जा सकता है और कस्टमर की क्वेरीज खत्म होने से उनकी संतुष्टि बढ़ती है और आपके प्रति और आपके प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बढ़ता है, जिससे सेल्स बढ़ती है। चैप्टर 6, सेल्स एंड मार्केटिंग। आप ट्रैफिक ला सकते हैं, पर क्या आप उसे कस्टमर में बदल पाते हैं? ज़्यादातर बिजनेसेस ट्रैफिक बनाते हैं लेकिन कन्वर्जन मिस कर देते हैं। ट्रैफिक में से उन कस्टमर्स को तय करना या परखना जो आपकी कमाई को तय कर सके। सोचिए, आपके पास एक सही प्रोडक्ट और अच्छा ब्रांड है, लेकिन लोग आपकी वेबसाइट पर आते हैं और बिना कुछ खरीदे चले जाते हैं। अपने से पूछिए, क्या गलती हो रही है? सेल्स और मार्केटिंग का असली काम केवल लोगों तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन्हें स्पष्ट रूप से अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है कि वो आपका प्रोडक्ट खरीदें। और यही असली कला है जो आपको सीखनी है। कई बार एंटरप्रेन्योर्स इन समस्याओं से जूझते हैं। गलत तरह का ट्रैफिक, लोग आए तो, लेकिन उनका इंटरेस्ट खरीदने का नहीं था। वीक मैसेजिंग, आपकी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन या टेक्स्ट मैसेज का इस तरह से लिखा हुआ होना कि कस्टमर को ऑफर के बारे में समझ ही ना आए, जिसके कारण कस्टमर खरीदने का एक्शन नहीं ले पाता या नहीं लेता। फनल टूटना, किस पॉइंट पर लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं ये पता नहीं चलता। इन सब से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और मार्केटिंग स्पेंड फालतू जाता है और पैसा भी। कल्पना कीजिए, आपने एक छोटी सी एड लगाई,
सही लीडिंग पेज पर ट्रैफिक आया और चेकआउट सक्सेस के बाद नोटिफिकेशन की लाइन के बाद लाइन आवाज़ें आ रही है। हर सेल के बाद आपकी टीम उत्साहित है और आप समझते हैं कि आपने सही मैसेज दिया। ये अनुभूति कॉन्फिडेंस और वैलिडेशन दोनों देती है। सेल्स और मार्केटिंग असल में साइकोलॉजी और मैनेजमेंट का मेल है। अच्छा क्रिएटिव और सही नंबर्स के बिना आप गेस वर्क कर रहे होंगे और गेस वर्क पैसा और समय दोनों बर्बाद करता है। क्लियर फनल, टेस्टेड ऑफर्स और कंसिस्टेंट मेजरमेंट्स से ही प्रोडक्टेबल वैल्यू निकलती है। मानव व्यवहार के सिद्धांत बताते हैं कि लोग पहले भरोसा बनाते हैं, फिर वैल्यू महसूस करते हैं और तभी खरीदते हैं। मार्केटिंग का जॉब इन तीनों साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर अटेंशन, रिलेवेंस, ईज को एक साथ लाना है। जब ट्रैफिक पर आए लोग कस्टमर में कन्वर्ट होते हैं तो वो खुशी अलग ही आत्मविश्वास देती है। जैसे एक लोकल बेकर ने इंस्टाग्राम पर माउथ वाटरिंग फोटो डालकर अटेंशन पाया, फ्री सैंपल के बदले ईमेल कलेक्ट किया और तीसरे ईमेल में वीकेंड स्पेशल ऑफर दिया। कुछ ही दिनों में ऑर्डर्स 2 गुने हो गए। अगले 24 घंटे में अपनी सबसे प्रमुख ट्रैफिक सोर्स की पहचान करिए और उस सोर्स के लिए सिंगल A to B टेक्स्ट डिजाइन कीजिए। एक एग्जांपल से समझते हैं। एक डिजिटल प्रोडक्ट के मालिक ने एक फ्री कोर्स वेबिनार से लीड्स जुटाई। वेबिनार में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिखाया, कोर्स का ऑफर दिखाया और बताया कि पहले 100 व्यक्तियों को इतने रुपए का दिया जाएगा सीमित समय के लिए। लोग पहले पाने की वजह से आपसे जल्दी जुड़ेंगे और कन्वर्जन अप्रत्याशित रूप से बढ़ेगा। सेल्स और मार्केटिंग से रेवेन्यू आया, लेकिन असली मकसद वेल्थ बनाना है। जानेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर 7 अचीविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आपने 1 लाख नहीं 1 मिलियन का बिजनेस बना लिया। अब सवाल ये है, क्या वही पैसा आपकी जिंदगी बदल जाएगा? पैसा कमाना असली कुंजी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सही तरीके से संवारना ताकि पैसा आपके लिए काम करे, और वही असली आज़ादी है। सोचिए कि हर महीने रेवेन्यू की रफ्तार बढ़ती जा रही है, पर क्या वो आपकी पर्सनल ज़रूरतों, सुरक्षा और लंबे समय के सपनों को पूरा कर रही है? बहुत से एंटरप्रेन्योर पहली बार जब बड़ी कमाई करते हैं तो 2 रास्ते दिखाई देते, या तो सारी कमाई फिर से बिजनेस में डुबा दें या उसे स्मार्ट तरीके से अलग करके वास्तविक वेल्थ बनाएं। किस रास्ते से जाना है यही जानना जरूरी है। जहां पैसा आना शुरू होता है वहीं भ्रम भी आता है कि कितना री इन्वेस्ट करूं और कितना निकालूं। पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस कैश कब अलग रखें? इन्वेस्टमेंट कहां करें? रियल एस्टेट, स्टॉक्स या बाकी ऑप्शंस? गलत फैसले से टैक्स के झटके, कैश फ्लो की दिक्कत और भावनात्मक तनाव बढ़ सकता है। ये चुनौतियां कई लोगों को वापसी करने के लिए मजबूर कर देती है या यहाँ तक कि सब कुछ खोने तक ले जाती है। समाधान की 3 स्टेप पद्धतियाँ हैं। फर्स्ट, सबसे पहले पर्सनल और बिजनेस अकाउंट्स अलग करिए। सैलरी का नियम बनाइए, इससे क्लैरिटी और डिसिप्लिन आता है। सेकंड, प्रोडक्ट के लिए इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस और बेसिक लीगल स्ट्रक्चर्स रखें ताकि अनएक्सपेक्टेड झटकों से बचाव हो। थर्ड, ग्रो। बचत और सरप्लस को डाइवर्सिफाई एसेट्स में डालें और उससे थोड़ी रिस्क, थोड़ी सेफ्टी और कंपाउंड के लाभ को उठाएं। जब ये तीनों सिस्टम टिक जाते हैं तब रेवेन्यू एक सस्टेनेबल पर्सनल वेल्थ में बदलना शुरू होता है और भावनात्मक सुरक्षा मिलती है। कल्पना कीजिए आपके बैंक बैलेंस में स्टडी बढ़ोतरी, आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड और इन्वेस्टमेंट की एक छोटी सी पोर्टफोलियो जो धीरे धीरे आपको पैसिव इनकम दे रही है। आप सुबह उठते हैं
और काम चुनते हैं, ना कि पैसा कमाने के लिए मजबूर होते हैं। वो शांति और नियंत्रण अलग तरह की खुशी देती है। मिलियनर डॉलर बिजनेस केवल एक माइलस्टोन है। असली जीत ये है कि आपने वो पैसा अपनी ज़िंदगी के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लिया हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप विकल्प चुन सकें कि अब आप काम करेंगे या नहीं, किसको समय दें और किस तरह की ज़िंदगी बनानी है। ये माइंडसेट, सिस्टम और डिसिप्लिन एक्शन का मेल है। आज ही अपने बिजनेस इनकम से एक फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट अलग अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, सिर्फ पर्सनल और इन्वेस्टमेंट के लिए। 3 चीज़ों की सूची बनाएं: इमरजेंसी फंड टारगेट, इंश्योरेंस गैप्स और टॉप 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जिनके बारे में आप अगले 30 दिन में पढ़ेंगे। एक सिंपल स्प्रेडशीट बनाएं जिससे मंथली रेवेन्यू कितना है, एलोकेशन, रिमाइनिंग कैश फ्लो के बारे में बताएं। हर महीने इन सब का रिव्यू करिए। जब आपने पहली बार ये सोचा होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, उस संकीर्ण पल से लेकर आज तक आपने जो भी सीखा वही असली संपत्ति है। ज्ञान बिना एक्शन के खाली आवाज़ है और एक्शन बिना सिस्टम के बिखर जाता है। इस समरी की मुख्य सीख यही है: माइंडसेट बदलो, सिस्टम बनाओ और रोज छोटे छोटे कदम उठाओ, फिर कंपाउंड का जादू काम करेगा। इस वीडियो के साथ एक छोटा सा नोट बनाओ, आज क्या लागू करोगे और अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करोगे। ये बुक समरी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। धन्यवाद।